गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जरण और वृद्धावस्था के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जरण की क्या डेफिनेशन क्या होता है जरण? जब प्राणी के अंग, ऊतक और कोशिका की संरचना और कार्य में धीरे धीरे कमी होने लगती है, उसको हम जरण कहते हैं। जरण के तहत किसी प्राणी में धीरे धीरे अपने आप होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शिशु, यौवन और वयस्क अवस्था आती है। उसके बाद मध्य उम्र से अंतिम समय तक क्षरण यानी कि नाश की क्रिया निरंतर चलती रहती है। जीर्णता एक जटिल जैविक प्रक्रम है जिसमें प्राणी के आंतरिक वातावरण को साम्य बनाए रखने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी जो कार्य शक्ति है, उसके जो अंगों की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती है। एलेक्स फोर्ड के अनुसार जीविता जीवन में समय के साथ होने वाले उन सभी परिवर्तनों का सामूहिक परिणाम है जिसके कारण जीव की जीवन शक्ति कम हो जाती है और विभिन्न रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जीर्णता का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाता है। इसका मुख्य श्रेय वी कॉरेनवेस्की को जाता है। जीर्णता में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? इनको हमने 3 श्रेणियों में बांटा: आकारिकी एवं कारिकी परिवर्तन, कोशिकीय परिवर्तन और बाह्य कोशिकीय परिवर्तन। सबसे पहले हम लेते हैं आकारिकी एवं कारिकी परिवर्तन, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जीर्णता की प्रक्रिया पूरे शरीर में एक समान नहीं होती, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग अंगों में ह्रास होता है। जैसे एक 30 वर्षीय व्यक्ति की तुलना में एक 75 वर्षीय वृद्ध मनुष्य में 64% स्वाद कलिकाएँ कम होती है, 10% उद्दीपन संचरण दर कम हो जाती है, अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो जाता है, अस्थियाँ भंगुर हो जाती हैं। जैसा कि हम देखते ही हैं कि ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखने व सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, ये भी आप दैनिक जीवन में देखते हैं। पेशीय ऊतक हासिल हो जाते हैं, इस कारण पेशीय दृढ़ता कम हो जाती है। शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र भी कम हो जाता है। इन सभी सामूहिक परिवर्तनों के कारण एक वृद्ध का निर्माण होता है जिसमें झुर्रीदार त्वचा, कमजोर पेशियाँ, भंगुर अस्थियाँ, संवेदनाओं को कम ग्रहण करना, मंद उद्दीपन संचरण होता है। अब आता है कोशिकीय परिवर्तन। कोशिकीय स्तर पर भी होने वाले परिवर्तनों को भी 2 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला आता है गुणसूत्रीय विपतन और जीन उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड जीन म्यूटेशन। गुणसूत्रों की संख्या तथा रचना में होने वाले परिवर्तन गुणसूत्रीय विपतन कहलाते हैं और जीन के संगठन में होने वाले परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाते हैं। इन दोनों ही परिवर्तनों के कारण विकृत प्रोटीन एवं एंजाइम्स निर्मित होते हैं। इस प्रकार वृद्ध आयु में कोशिकाओं में विकृत प्रोटीन विकसित हो जाते हैं। म्यूटेशन के कारण डीएनए की पुनरावृत्ति काफ़ी हद तक धीरे हो जाती है। केंद्रक सिकुड़ने लगता है। इस प्रकार की अवस्था कोशिका में क्रोमेटिन के संघनित होने से आती है। परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को केंद्रकीय पिक्नोसिस, न्यूक्लियर पिक्नोसिस तथा केंद्रक को पिक्नोटिक कहते हैं। उसके बाद आता है कोशिका द्रव्यी अंगों का ह्रास, डिजनरेशन इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जीर्णता में कोशिकीय अंगकों में होने वाले परिवर्तन इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कोशिका झिल्ली। जीर्णता के साथ साथ कोशिका में निष्क्रिय परिवहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सक्रिय परिवहन प्रभावित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आपको पता है, जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आकार संख्या में कमी आ जाती है जिससे श्वसन दर कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरएनए के क्षय यानी कि नष्ट होने के कारण राइबोसोम्स की संख्या कम हो जाती है। आरएनए यानी कि रफ जो आरएनए जहाँ पर कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उनके नष्ट होने के कारण राइबोसोम्स की संख्या भी कम हो जाती है जिससे
खुरदरी का रूपांतरण चिकनी यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किस में बदल जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे इंट्रासेल्युलर संश्लेषणात्मक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम से मुक्त होने वाले एंजाइम्स कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। इनके उत्पाद भी सामान्य कोशिकीय गतिविधियों को कम कर देते हैं। एजिंग पिगमेंट्स। जीर्णता के साथ साथ कोशिकाओं में एजिंग पिगमेंट इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है। ये पिगमेंट लाइपोफुक्सिन के समान होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें घोलकर दूर किया तो कोशिका की आयु में वृद्धि को देखा। अब हाइपोट्रॉफी। जीर्णता में कोशिकाओं में छोटी छोटी वसा की बूंद निर्मित हो जाती हैं जिससे कोशिका का आयतन कम हो जाता है। सेल मल्टीप्लिकेशन। आयु बढ़ने के बाद साथ साथ सेल में विभाजन की दर कम हो जाती है। विभिन्न सेल्स विभिन्न समय पर विभाजित होना बंद हो जाती है। अब है बाह्य कोशिकीय परिवर्तन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर चेंजेस। शरीर की कोशिकाओं में चारों तरफ बाह्य कोशिकीय अथवा अंतर कोशिकीय पदार्थ रहता है जिसमें तंतुमय प्रोटीन और कोलेजन प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये प्रोटीन शरीर के कुल प्रोटीन का 40% भाग होते हैं। एजिंग में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यौवन अवस्था में कोलेजन पारगम्य, लचीले और घुलनशील होते हैं, परंतु उम्र के साथ ये कम पारगम्य, कठोर और अघुलनशील हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं और रक्तवाहिनियों के मध्य भोजन और ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक और उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान मुश्किल हो जाता है। थ्योरी ऑफ एजिंग। वृद्धावस्था मृत्यु पूर्व कोशिकाओं की वह अवस्था है जिसमें साधारण कोशिका निश्चित संख्या के साथ विभाजित होकर खत्म हो जाती है। जरण के कारण को समझाने के लिए मत दिए गए जिनमें एक तथ्य सर्वमान्य कि किसी भी सजीव में यह प्रक्रिया आनुवंशिकी विलक्षण के रूप में उपस्थित होती है जिसे कई बार आनुवंशिक घड़ी यानी कि जेनेटिक लॉक की संज्ञा दी जाती है। अनेक वैज्ञानिकों की यह भी मान्यता है कि सजीवों के जीन संस्थान यानी कि जीनोम में एजिंग जीन्स उपस्थित होती हैं जो एजिंग की दर का नियमन करती है। इस आनुवंशिक घड़ी की कार्यविधि को समझाने हेतु दो प्रमुख प्रकार के मत दिए जाते हैं। पहला है जरण के कोशिकीय मत, सेल्यूलर थ्योरी ऑफ एजिंग। दूसरा है जरण के गति नियामक मत, पेसमेकर थ्योरी ऑफ एजिंग। जरण के कोशिकीय मत में शोधों ने ये दर्शाया कि बहुकोशिकीय जंतुओं की कोशिकाओं में विभाजन क्षमता दाता जंतु की व्यक्तिगत आयु तथा उसकी जाति की औसतन आयु से संबंधित होती है। प्राणियों में एजिंग का प्रमुख कारण कोशिकाओं में कार्यात्मक क्षीणता की शुरुआत उनमें उनके विभाजन बिंदु की चरम सीमा से पहुंचने से पहले होता है। जैसे सेल्स में त्रुटिपूर्ण कार्य होते हैं वैसे वैसे अंगतंत्र एवं स्वयं प्राणी इनके कुप्रभावों से प्रभावित होते जाते हैं अर्थात वृद्ध हो जाते हैं और अंत में समाप्त या मर जाते हैं। कोशिकाओं में विभाजन क्षमता की हानि के कारणों को समझाने के लिए भी अनेक मत प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वातावरणीय या उत्परिवर्तन सिद्धांत, एनवायरमेंटल और म्यूटेशन थ्योरी। प्रतिकूल वातावरणीय कारक जैसे एक्सरे किरणें और कायिक उत्परिवर्तन सोमेटिक म्यूटेशंस पैदा करते हैं। ये उत्परिवर्तन दोषयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिसके कारण सामान्य कोशिका की कार्यक्षमता सामान्य दर से कम हो जाती है और कोशिका वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है। आनुवंशिक सिद्धांत। जरण परिवर्धन क्रियाओं का ही एक भाग है जो भ्रूण की प्रारंभिक परिवर्धन अवस्था में कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये सभी परिवर्धन की क्रियाएं जीन के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संपन्न की जाती है। जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में, मानव की विभिन्न वर्गों में, यहाँ तक कि नर और मादा में भी
भिन्न जीनोम के कारण भिन्न भिन्न औसत जीवन काल होता है। अब मेटाबॉलिक थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार वो कोशिका और जंतु जिनकी BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट अधिक होती है वे परिपक्व की अवस्था से शीघ्रता से गुजरते ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि कम उपापचय की दर वाले जंतु में मैचुरेशन की अवस्था व मृत्यु देर से आती है। कोलेजन सिद्धांत, कोलेजन कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है जो धीरे धीरे अपारगम्य हो जाता है। फलस्वरूप कोशिका का विसरण रुक जाता है और कोशिका वृद्धि की ओर बढ़ने लगती है। अब लचीलेपन की कमी का सिद्धांत, उम्र बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम के संग्रहण के कारण संयोजी ऊतक का लचीलापन कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप जोड़ों में अकड़न, धमनियाँ कठोर होने लगती हैं, कोशिका की फिजियोलॉजी भी प्रभावित होने लगती है और जरण या वृद्धावस्था का प्रारंभ हो जाता है। अब है एंजाइम थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि जीर्णता लाइसोसोम्स के द्वारा स्त्रावित हाइड्रोलेज एंजाइम कोशिकाओं को समाप्त करने लगता है। अपशिष्ट उत्पाद का क्लिंकर सिद्धांत, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लिंकर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट अपजात यानी कि वेस्ट पदार्थों का अंगों की कोशिका और ऊतक में संकरण हो जाना भी एजिंग का एक कारण है। वियर टियर या स्ट्रेस सिद्धांत, शरीर के ऊतक और कोशिकाओं में आंतरिक और बाह्य तनाव कारक के कारण निरंतर टूट फूट होती रहती है। इन सेल्स का प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट रीजनरेशन द्वारा होता है। जब ये क्षमता कम होने लगती है तो जंतु धीरे धीरे क्षरण या जरण यानी कि एजिंग की ओर अग्रसर होने के साथ साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। अब है गति नियामक सिद्धांत। धीरे धीरे यह बात भी उभरने लगी है कि जरण का कारण मुख्यतः प्रतिरक्षक संस्थान का कमजोर पड़ना है, क्योंकि वृद्ध जंतुओं में बी कोशिकाएं यानी कि अस्थि मज्जा से उत्पन्न कोशिकाएं तथा टी कोशिकाएं जो थाइमस से उत्पन्न की उनकी कमी होती है। प्रतिरक्षी सिद्धांत इम्यूनिटी थ्योरी, इस मत के अनुसार आयुकरण और थाइमस ग्रंथि का आकार परस्पर संबंधित रहते हैं। शरीर में थाइमस ग्रंथि का जो उपयोग जीवन के प्रथम चरण में मुख्यतः होता है, इसलिए यह ग्रंथि 2 वर्ष के शिशु में अन्य अंगों के अनुपात में काफ़ी बड़ी होती है। अतः थाइमस में लिम्फोसाइट कोशिका बनकर संक्रमण के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। फिर ये शरीर की वृद्धि के साथ साथ आकार में बढ़कर यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी के समय तक और बड़ी हो जाती है। इसके बाद ये छोटी होती जाती है और इसके अधिकांश भाग के स्थान पर वसा एकत्रित हो जाती है।